है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार तेजी आज के सत्र में देखने को मिली। कल जिस तरह की तेज बिकवाली थी उसी के उलट मार्केट्स में आज एक बढ़िया खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी और चौतरफा खरीदारी आप कह सकते हैं। जैसे कल चौतरफा बिकवाली थी उसी की तर्ज पर चौतरफा खरीदारी थी। आप इसको ऐसे समझ के देखिए कि आज सुबह क्यूज़ ठीक ठाक थे, लेकिन ऑब्वियसली सिस्टम में इतने शॉर्ट्स खड़े हुए कि ज़रा सी भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई और मार्केट ने एक ज़ोरदार तेज़ी पकड़ी। 16,100 16,200 के ऊपर मेजर जो कॉल राइटर्स थे वो अनवाइंड हुए, पुट राइटिंग हुई और उसके बाद भारतीय बाजारों ने एक बढ़िया रफ्तार पकड़ी। 16,200 के ऊपर तो वैसे ही मार्केट मान रहे थे कि एक बढ़िया तेज़ी पकड़ सकती है। 16,200 पार, फिर 16,400 इसकी दरकार की जा रही है। और आज मेजर कंट्रीब्यूशन में रिलायंस इंडस्ट्री सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। रिलायंस, HUL, IT के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स, लेकिन बाकी एक तरफा खरीदारी अलग अलग सेक्टर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई पड़े। मेटल भी एक एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था। एक एक करके तमाम सेक्टर शेयरों की अगर बात की जाए तो आज निफ्टी, सेंसेक्स दोनों में ही 3% के आसपास की तेज़ी। निफ्टी बैंक करीब 3% चला, मिड कैप करीब 2.5% चढ़ा, इनफैक्ट 600 अंकों की बढ़त। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 2% के आसपास की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल, ऑटो सबसे ज़्यादा तेज़ी में थे। FMCG, रियल्टी में खरीदारी थी और उसके अलावा रिलायंस अकेला एक तरफा कंट्रीब्यूशन 6% के आसपास का देता दिखाई पड़ा। इंडेक्स हैवी वेट है, देश की सबसे बड़ी कंपनी है, तो एक मेजर पार्टिसिपेशन वहाँ से आता दिखाई पड़ा। कई लोगों को जिनको ये लग रहा होगा कि बाजार शायद ख़त्म ही हो जाएगा, वो आज पुल बैक मोड में आता दिखाई पड़ा। कुछ शेयर आज प्रेशर में भी रहे। LIC मिसाल के तौर पे 952-53 के आसपास जो शुरुआत हुई थी 852-53 के आसपास, वो वापस 829-828 के आसपास आते हुए दिखाई पड़ी। तो वहाँ पे बिकवाली रही हायर लेवल से। और उसके अलावा ये लगातार 6 हफ्ते के बाद पहली बार है जबकि बाजार ने पहली वीकली क्लोजिंग तेज़ी की साइड पे दी है। तो एक अच्छी तेज़ी मार्केट्स में आज के दौर में बनते हुए दिखाई पड़ी और जो बहुत समय से चैनल बन रहा था वो ब्रेक हुआ एटलीस्ट। अब देखना होगा कि कैसे मंडे को इम्पैक्ट करता है, क्या ये शॉर्ट कवरिंग प्रिवेल करेगी या हायर लेवल फिर सेल ऑफ आएगा। सुबह जो जानकार जुड़े थे उन्होंने तो यही कहा था कि 16,400 जब तक पार करके सस्टेन नहीं करता है तब तक एटलीस्ट नियर टर्म में कोई तेज़ी ना देखें और 16,800 के ऊपर आप प्रॉपर बॉटम मान सकते हैं मार्केट का और उसके बाद मान सकते हैं कि शायद तेज़ी बनी रहे। तो अब बहुत सारी चीज़ें जिनको आज आपको नोट करके चलना होगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और कुछ सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है EV सेगमेंट व्यू फॉर लॉन्ग टर्म। लक्ष्मण साहब, आज ही वो कल मैं किसी कंपनी और अमर राजा के बारे में पढ़ रहा था, तब उसमें ये बात मेंशन थी कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं OEMs को लेकर EV स्पेस में। देखिए, EV के लिए 2-3 चीज़ें अच्छी हैं और 2-3 चीज़ें बुरी हैं। पहला, बहुत बड़ी पेट्रोलियम डीजल फ्यूल की लॉबी है, वो कितनी तेज़ी से इसमें बढ़ने देती है नहीं इस पर डिपेंड करता है। 1, 2, EV का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा। 3, गाड़ियाँ पिकअप हो रही हैं, अच्छी डिमांड भी आ रही है और प्राइसिंग भी बहुत ऊपर है। तो प्राइसिंग को ऐसा करना पड़ेगा कि शायद गाड़ियों की जो डिमांड है वो और बढ़े। यानी कि अगर आप नॉर्मल एक गाड़ी लेने जाते हैं EV की तो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी मिलती है आपको, और कोई लग्जरी साइड जाते हैं तो 25 लाख से ऊपर आपको गाड़ी बैठती है। तो इस तरह ही गाड़ियाँ अभी आम उसमें नहीं दिखेगी, फ्लीट में नहीं दिखेगी आपको, तो उसमें समय लगेगा। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, आप किसी भी 700 किलोमीटर के एक तरफा स्ट्रेच में जा रहे हैं तो आपकी जर्नी अपने आप ही 2 घंटा बढ़ रही है। तो ये एक पार्ट और है जो अभी लोगों को टेंस दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत कॉस्ट कम हो जाती है, तो इसलिए डिमांड भी अच्छी आ रही है। तो किसी की सेकेंडरी कार EV हो सकती है, प्राइमरी कार अभी EV नहीं है, तो इसलिए सेकेंडरी कार की डिमांड ज़रूर कैप्चर कर रहे हैं। और बस अभी वो जो रिसेंटली EV में आग लगी थी और केसेस बने थे उसके बाद थोड़ी सी और सिस्टम डायलेमा में चला गया। लेकिन अदरवाइज़ हाँ, ये भी ट्रायल एंड एरर साइड है। अगर आप कुछ कंपनियाँ तलाश रहे हैं तो बैटरी मैन्युफैक्चरर, टाटा पावर, NTPC, OMCs जो कि EV स्टेशन सेटअप कर रहे हैं, IGL वगैरह, इस तरह की कंपनियों पे आप नज़र रखें। लेकिन टू अर्ली टू से है और कौन कितना बड़ा प्लेयर बनेगा ये भी कहना मुश्किल है। हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये 2 प्लेयर तो नहीं उतरे EV में पूरी तरह से, इसीलिए बाजार इनको सजा भी दे रहा है। ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ OI ऑफ स्टॉक? दीक्षित साहब, किसी भी शेयर में किसी भी एक कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी शेयर में अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कि आप जानते होंगे कि फ्यूचर की ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। हर शेयर के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कोई लिमिटेड और नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं, उसके हिसाब से इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कितने खड़े हैं, एग्जिस्टिंग कितने कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, उसको हम OI बोलते हैं। मतलब कितना बदलाव हुआ है उसको हम OI चेंज बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं तो 2 लाख OI है, और 2 लाख पहले थे और अब 3 लाख हो गए तो 1 लाख का OI एडिशन है। तो इस तरह का OI और OI एडिशन, OI इज ओपन इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट लोगों का ओपन है अभी, उसको आप OI के तौर पर देख सकते हैं। ओके,
Hello sir, if I discussed with people working in banking sector, they say go with HDFC Bank, and if I ask people associated with stock market, they say go with Kotak Bank. I will like to have only one of my them as long term bet. Please give me your expert opinion. सर पहली चीज़ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ लर्नर, ठीक है, बाजार सीख रहा हूँ मैं भी और आप भी सीख रहे हैं। अच्छा, अब रही बात आगे की, तो मेरी सीमित जानकारी ये कहती है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, कि आप HDFC बैंक को देश के सबसे बड़े निजी बैंक के तौर पे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी देश के सबसे बड़े निजी बैंक में बेट करना चाह रहे हैं तो HDFC बैंक ही रहेगा। हालिया फॉल के बाद फेयरली वैल्यूड भी हो गया। अगर आप वैल्यू अनलॉकिंग तलाश रहे हैं, कोई एक बैंक जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ अनलॉक हो पाएँ, तो उसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक को देख सकते हैं कि उसमें मल्टीपल बिजनेसेस हैं जो अभी भी उसके अंदर हैं, और जो DCF वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग भी देखें तो उनकी वैल्यूज़ क्रिएट हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। बट हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली बात है, HDFC बैंक इज़ अ मच बेटर बैंक प्राइवेट स्पेस में अगर आप उसमें एंटर करना चाह रहे हैं तो। अच्छा, इसके अलावा LIC 889, विशाल शर्मा साहब का सवाल है, LIC 48,889। शर्मा साहब, PSU पहला, दूसरा हायर लेवल पे कभी भी स्टेक सेल की पॉसिबिलिटी, तीसरा इंश्योरेंस मेजर है, तो आप इसको इस तरह से देखिए कि आप मतलब ऊपर के लेवल पे अगर आता है तो थोड़ा बहुत स्टेक सेल होगा, क्योंकि ये सरकारी है और अभी भी इसमें बहुत बड़ा स्टेक बिकना आ सकता है, जो पॉसिबिलिटी है 98-97% का स्टेक अभी भी गवर्नमेंट के पास है। डिविडेंड के लिए अगर आप रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके अंदर रह सकते हैं, लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म मैक्वेरी की रिपोर्ट, 1000 रुपये का टारगेट, न्यूट्रल का स्टांस। ओके, HDFC and L&T merger announced, should we continue buy on dips and these 4 stocks wait for merger completion? अनिल साहब, HDFC बैंक तो ऑब्वियसली उसमें तो आप ले सकते हैं कि मर्जर तो होगा ही, वो प्लान बी पे भी काम कर रहे हैं कि अगर प्लान ए से अप्रूवल नहीं हो तो प्लान बी से हो जाएगा। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री थोड़ा सा ईज आउट होने चाहिए, इनकी वैल्यूएशन हायर साइड पर है, तो आज वो एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स मैंने फीड भी की थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा ऊपर की तरफ है, थोड़ा और नीचे मिलना शुरू हो जाए तो आप एंटर कर सकते हैं। दो, क्वालिटी ऑफ कंपनी में कोई इशू नहीं है, लेकिन अब एडजस्टमेंट्स कैसे बैठेंगे, आपको कितने शेयर किसके अलॉट होंगे, वो डिपेंड करता है। तो होराइजन दोनों में लंबी अवधि का रखिए और आप इसमें ज़रूर एंटर करिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ओके, हिंडाल्को वर्सेस सेल में राकेश सर, एक PSU, एक प्राइवेट, एक देश की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर, दुनिया की शायद तीसरी या दूसरी सबसे बड़ी एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर, और एक देश की सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरर। अंतर दोनों में, उसके पास लैंड पार्सल है, सरकार है पीछे बैकअप में, डेट है, लेकिन कैपेक्स बड़ा कैपेक्स भी कर रहे हैं, और प्राइस की मोनोपोली है नहीं, अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो सबको प्राइस बढ़ाना पड़ता है, मतलब मोनोपोली नहीं लेकिन एक डोमिनेंस है, लेकिन उनमें एक ओवरहैंग हमेशा रहेगा कि सरकार अपना स्टेक बेचेगी OFS के जरिए, कभी भी तेज़ी मिलेगी OFS आ जाएगा या सरकार अपना स्टेक बेच देगी। हिंडाल्को में ऐसा नहीं है, 2 बड़े एक्विजिशन कर चुकी है, नोवेलिस का एक्विजिशन है और एक एलेरिस का एक्विजिशन कर चुकी है। 75% के आसपास का हिस्सा जो है ग्लोबल बिजनेस से आता है, और अभी मेगा केपेक्स भी है, 65,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स भी है। स्टेक से यहाँ भी आ सकता है, कभी भी प्रमोटर कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट सर्टेन नहीं है कि ऊपर के लेवल पे आएगा। लेकिन दोनों के अंदर ही एक चीज़ बहुत कॉमन है कि दोनों साइक्लिकल मूव लेंगे। मेटल के प्राइसेस चलेंगे तो इनके नंबर्स अच्छे होंगे, मेटल के प्राइसेस नहीं चलेंगे तो इनके नंबर्स वीक होंगे। जिस दिन वॉर ईज आउट हुआ, कमोडिटी कूल ऑफ हुई, इनके प्राइसेस अपने आप ही मेटल के नीचे आ जाएंगे, तब इनके नंबर्स कैसे आते हैं वो क्रूशियल है। एक साइकिल में तेज़ नंबर पाना और हर मतलब कंसिस्टेंटली नंबर तेज़ पाना, इसमें बहुत अंतर है। तो इनके साइक्लिकल नेचर में ना जाकर आप कंसिस्टेंट नेचर को देखिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। ओके, बिरला सॉफ्ट सर बेटर वैल्यू पे दिखाई पड़ रहा है सो फार, तो वो कुछ मतलब बिरला सॉफ्ट की वैल्यू तो बेटर साइड पर है, आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन अभी भी अगर क्योंकि बाज़ार में जब मेहम हो और वो नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर कॉल है। इनफैक्ट अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो डिविडेंड के हिसाब से तो आप ओरेकल फाइनेंशियल में जा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर यील्ड देगा आपको, 7% तो यील्ड उसमें अभी मिल रही है, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। भूला देखकर कुछ स्टॉक को भूल गया चलिए, थैंक यू सर, मैं आशीष को आपको मैसेज ज़रूर पहुंचा दूंगा। ओके, पूना वाला फिनकॉप एंड टाटा कॉम, सर पूना वाला फिनकॉप बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, हालांकि इसमें वो टर्न अराउंड ज़रूर हुआ है, लेकिन टर्न अराउंड के दम पर इतनी बड़ी तेज़ी रिस्की हो सकती है। टाटा कॉम एक फेयरली वैल्यू सिचुएशन में दिख रहा है, आप उसमें एंटर एक बार वो कर सकते हैं, अपना अगर नज़रिया आप बढ़ा कर रखते हैं लंबी अवधि के लिहाज से तो। ओके, TCS एट करंट लेवल, आज जो एक जानकार हमारे साथ फंडामेंटली जुड़े थे उन्होंने तो मना किया है, लेकिन SIP वे में कोई हार्म नहीं है। अगर आप इस तरह ही कंपनी में एंटर करना चाहते हैं जो देश के लार्जेस्ट IT कंपनी, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, तो बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं।
सेफ़ मोड अगर आप मार्केट में ढूंढते हैं तो हमेशा वो सबसे बड़े छत्र पे ही जाएंगे, सबसे मजबूत छत पे ही। तो सबसे मजबूत छत्र यही दिख रहे हैं, तो इनके अंदर आप घुस सकते हैं। अगर आप SIP कर करके इसके अंदर पैसा बनाना चाहते हो तो धीरे 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 एक्यूमुलेट करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, देवयानी केस में एक ही कंसर्न है कि ये वैल्यू वाइज थोड़ा महंगा है। आपको लगेगा कि सस्ता है, लेकिन नहीं, वो नंबर्स के हिसाब से अगर देखेंगे थोड़ा महंगे साइड पे ही ये आपको इसकी सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। तो बेटर ये है कि इनको अपना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेटल प्रूफ कर लेने दीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर कोई कॉल नहीं ली होगी। चलिए, फिलहाल मैं इतना ही सवाल शामिल कर पाऊँगा, आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की वजह से मैं बातचीत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपसे अब दोबारा मुलाकात होगी सोमवार को। बाज़ार की तेज़ी को एंजॉय करिए, वीकेंड को एंजॉय करिए, और तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।